तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, इससे पहले आपको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना होगा। द्विघात बहुपद जो है वो कोई भी चर, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, आप यहाँ पर कोई सा भी चर ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी। उसमें एक बहुपद होता है उसे हम पी एक्स बोलते हैं। तो ये पी एक्स इस चर के लिए परिभाषित होता है। इसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए का मान कभी जीरो नहीं होगा, ए बी और सी वास्तविक संख्या। ठीक है। यदि हम इस बहुपद के व्यापक रूप के आगे यदि जीरो ऐड कर दें, हम समता का चिन्ह लगा के जीरो आगे इसमें लिख दें, तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वो कुछ इस प्रकार से है। ये जो आपको दिख रहा है इसका व्यापक रूप है। और व्यापक रूप बस थोड़ा सा अंतर है बहुपद में और द्विघात समीकरण के अंदर। यहाँ सेम चीजें देखो, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर यहाँ पर क्या जाता है, जीरो हो जाता है, समता का चिन्ह आ जाता है और बराबर में जीरो हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होता है। अब द्विघात समीकरण के हमें क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ पर हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिन्हें मूल कहते हैं। यहाँ पर जो हमें हल प्राप्त होंगे उनको कहा जाता है मूल, यानी कि जो x के जो मान आएंगे उनको मूल कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब यदि हमारे पास घात दो है अधिकतम, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसकी घात दो है, इसलिए हमें मूलों की संख्या कितनी मिलेगी, वो भी हमें यहाँ पर दो प्राप्त होती है। दो मूलों की यहाँ पर संख्या में प्राप्त होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए आपके पास एक कक्षक है, या कक्ष बोल सकते हो आप इसको, या क्लासरूम बोल सकते हो। ये हमने ऐसे बना लिया और ये आयताकार है इस प्रकार से। ये आयताकार दे रखा है। मान लीजिए इसके हम नाम रख देते हैं यहाँ पर ए बी सी, और ये हो गया यहाँ पर डी। इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है। इस पूरे का क्षेत्रफल दिया है 300 मीटर स्क्वायर। ये मान लीजिए आपको दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या बोलेंगे, लंबाई, मतलब लेंथ। तो लेंथ जो है वो चौड़ाई से, मतलब ये चौड़ाई जो है उससे दुगना और उससे भी एक अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि माना कि चौड़ाई जो है हमने x मीटर मान ली, हमने ऐसा इसको कर लिया। अभी चौड़ाई हमारे पास x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी ये 2x, क्योंकि दुगना दे रखा है, दुगने से भी एक अधिक है तो दुगना, यानी 2x प्लस 1 कर देंगे इसमें, क्योंकि x का दुगना 2x होगा और उसमें एक जोड़ना है। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगी, हमारे पास लंबाई आ जाएगी। आपको क्षेत्रफल दे ही रखा है। तो इस प्रकार हम यहाँ यदि इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें इस आयताकार क्षेत्र का या कक्षक का, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आयताकार, आयताकार कक्ष, जिसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी डी का एरिया, का एरिया जो होगा। अब आयताकार है तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी यदि आयताकार क्षेत्र है या आकृति है तो उसका यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा क्या करते हैं, चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। इसका यदि हम एरिया ज्ञात करना है, और साथ ही साथ में आपको पहले से ही एरिया इसमें दे रखा है, कितना है 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर को आपको एरिया दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 2x। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 1, ये तो लंबाई दे रखी है, और चौड़ाई आपको क्या दे रखी है, x मीटर, तो यहाँ पर x लिख देंगे बराबर। और कुल क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 300 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है। इधर मीटर स्क्वायर था, इधर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए आगे, अब x को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ यानी लंबाई के साथ गुणा करेंगे तो x गुणा 2x, तो x और 2x गुणा होके 2x स्क्वायर होगा, प्लस x गुणा एक करेंगे तो एक को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, बराबर कितना हो गया यहाँ पर 300। अभी प्लस का 300 इधर आते किसका हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो, इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो। तो इस प्रकार से हमारे पास एक क्या बन गया है, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस द्विघात समीकरण को हम आगे सोल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने की विधियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो, जिसका नाम है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो वैसे अलग अलग विधियां हैं, कुछ विधियां इसमें से इस कोर्स में से हटा दी गई है, लेकिन हम फिर भी इसमें से कुछ देख लेते हैं, कुछ विधियां हम इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं, दो तीन विधियां पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहली पढ़ेंगे जो है, तो पहली विधि है जिसका नाम है गुणनखंड विधि। पहली गुणनखंड विधि, गुणनखंड के द्वारा हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हल निकालेंगे। और दूसरी विधि है जिसको हम कहेंगे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरी है जिसको हम कहेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, या इसी का दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम द्विघाती सूत्र। इस प्रकार से हम यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र भी इसको कह देते हैं। हम यहाँ पर इस कोर्स में हम केवल दो पढ़ेंगे, एक तो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि हमारे कोर्स में नहीं है, इसके बाद में श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद में हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि क्या होती है, और इस विधि में हमने जो अभी द्विघात समीकरण बनाया था ऊपर हमने आयताकार क्षेत्र का, उसी का हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर ही। तो देखो, हम पहली विधि जिसका नाम है गुणनखंड विधि, इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हम अभी हमारे पास जो प्राप्त हुआ था उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, उसको एग्जाम्पल मान लो, आप एग्जाम्पल फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, हमारे पास था यहाँ पर क्या था, हमारे पास समीकरण ये था 2x² प्लस एक्स माइनस का 300 बराबर 0। तो 2x² प्लस एक्स माइनस 300 और बराबर कितना था 0। आप इसको ऐसे कर लोगे। वैसे छोटी क्लासों में आ जाता है, 7वीं 8वीं से ये गुणनखंड करना आ जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता, हम देखते हैं। सुनो, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको पहले पद को आप ए मान लीजिए, दूसरे पद को आप बी मान लीजिए और तीसरे पद को आपको सी मान लेना है, लेकिन चिन्ह सहित इसको लेना है। तो अब आप क्या करोगे, ए और सी को गुणा करोगे। ठीक है, तो यह मैं इधर लिख देता हूँ, ए व आप सी को जब गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² इंटू, और सी जो है वो माइनस का 300 है, तो माइनस का हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 300। क्लियर है यहाँ तक? जब इसको हम गुणा करेंगे इसके साथ तो क्या मिलेगा, संख्या को संख्या के, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 600, माइनस का 600 x² हमें ये मिला। ठीक है, अब हमें न तो चिन्ह देखना है न ये x² देखना है, हमें केवल संख्या देखनी है। संख्या उठाएंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर 600 लिख दिया, 2 का भाग इसमें 300 बार, फिर 2 का भाग दिए इसमें 150, फिर 2 का भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा 75, फिर इसमें 2 का भाग 3 का भाग देंगे इसमें कितना जाएगा यहाँ पर 25, 25 में जाएगा 5 का, तो 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 में 5 का कितनी बार 1 बार। तो इस सारी संख्या हमने इसको इसके गुणनखंड कर लिए, यह है अभाज्य गुणनखंड। यदि इस 600 को हम ऐसा लिख दें, जैसे क्या लिखा आपने 600 इक्वल टू, इसको सभी जितने हमने भाग दिए हैं उन सभी को गुणा करके लिख लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इस प्रकार से हमने इसको ऐसे कर लिया है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं में से, इन्हीं भाज्य गुणनखंडों में से हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ गुणा करेंगे इनको और तालमेल बैठाएंगे यहाँ पर कि जोड़ने पर तो आपको कितना आना चाहिए, प्लस का x दिखना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए आपके पास माइनस का 600 x²।
तो ऐसे इनके यहाँ पर हमें क्या लेने हैं, गुणनखंड लेने हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 5 और 5 गुणा करता हूँ तो कितना हो गया, 5 और 5 हो गया 25, और ये 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, इन सभी को गुणा करेंगे एक साथ, तो 2 गुणा 2 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 और गुणा 3 कितना हो गया 24। तो मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया, गुणा ये 5 गुणा 5 कितना हो गया 25। तो इस प्रकार से 24 गुणा 25। और यदि हम इसको x के रूप में लिखें तो मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पर x लिखा मैंने, तो मैं x कैसे लिख सकता हूँ, तो 25 देखो हमें एक प्लस का दे रखा है तो बड़ी संख्या प्लस की आनी चाहिए, यानी कि 25 जो है वो प्लस का होना चाहिए, तो मैं 25x लिख सकता हूँ। और 25x में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे को x मिले, तो हमारे पास देखो दूसरा टुकड़ा दिख रहा है यहाँ पर 24, तो माइनस का हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 24x लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, टुकड़े हो गए हैं, ये हमारे पास क्या हो गए, टुकड़े। क्लियर है, मतलब इसके टुकड़े हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको x की जगह ये लिख सकते हैं, यहाँ पर b की जगह हम लिख सकते हैं, a और c को गुणा किया, गुणनखंड किया, इस प्रकार टुकड़े आ गए, इनको जोड़ोगे तो x आएगा, गुणा करोगे 25 को जब 24 से गुणा करते हैं हम तो हमें मिलता है माइनस का 600, और ये माइनस का 24 है, माइनस का 25 गुणा करेंगे तो माइनस का 600 एक्स स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से सभी के अंदर यही सिस्टम है सबके अंदर, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, तो एरो का चिन्ह लगाइए यहाँ पर, सॉल्यूशन देखिए 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस के कितना आगे बताओ यहाँ पर 300 बराबर क्या हो गया 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे, तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन, देखो यहाँ पर x दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर में भी x है, यहाँ पर 2 है लेकिन 25 है, तो 2 कॉमन यहाँ पर नहीं आएगा, तो हम केवल x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 2x प्लस 25। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ, सॉरी मैंने x नहीं लिखा है यहाँ पर, तो ये x है यहाँ पर, है ना, x माइनस, मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ कि मेरे को 2x प्लस के 25 मेरे को ये मिले। यहाँ पर हमारे पास अगले दो पदों में देखें अपन, तो यहाँ पर 24x दिख रहा है, तो मैं क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास यहाँ पर 2x बचे, तो मैं यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 12 यहाँ से कॉमन लूंगा मैं, तो मेरे को यहाँ पर बचेगा 2x बचेगा, क्योंकि माइनस के हमने कॉमन ले लिया है तो प्लस की संख्या हो जाएगी 2x आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का 300 था, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का, और 12 का भाग जब आप 300 में दोगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ पर आपके पास 25 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। आप इसका भाग देके देख सकते हो। अब यहाँ आगे देखें तो हमारे पास दोनों चीजें सेम सेम है, ये भी और ये भी दोनों क्या हमारे पास सेम सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या होगा 2x प्लस 25 ब्रैकेट, इसको मैंने कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा x, तो इस x को मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में x, और ये पूरा चला गया तो क्या बचेगा आपके पास माइनस के 12, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 12 और बराबर कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार हम आगे करेंगे, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेंगे, तो एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 या x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, ऐसा। अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 2x से प्लस का 25 उधर जाती है, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2x बराबर माइनस के 25। इसके बाद यदि आप x का मान निकालना चाहते हो तो सुनो ध्यान से, यहाँ 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो आप माइनस का 25 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। एक आंसर तो आपके पास x का मान आ चुका है, कितना माइनस का 25 बटे 2। दूसरा या ये माइनस का 12 उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 12, तो आपके पास x का मान कितना आ गया पॉजिटिव में, यानी प्लस का 12 आ चुका है। इस प्रकार तो जो हमने माना था ये x के हमारे पास जो आंसर आए हैं, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, इनको कहा जाता है मूल। क्या कहा जाता है इनको, मूल। तो हमारे पास दो मूल प्राप्त हो गए, जब हम द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो मूल प्राप्त होते हैं दो, दो घात है तो दो प्राप्त होंगे, एक घात है तो एक हमें प्राप्त होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको गुणनखंड विधि समझ में आएगी। सारे क्वेश्चन गुणनखंड विधि वाले यही तरीका है, सभी के अंदर एक ही तरीका, बस गुणनखंड करने आनी चाहिए आपको। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 4.1।